Hello, everyone. Today, the Supreme Court announced its verdict on the electoral bond scheme. The verdict was kept reserved since last November 2023, and today, the final verdict has been announced to the public. According to the Honorable Supreme Court, the electoral bond schemes are unconstitutional, and it has directed the State Bank of India, which issues the electoral bonds, to stop it immediately. Before we talk about further as what Supreme Court spoke about today, what the judgment is all about, what did it say about in the judgment itself, let us first understand what exactly are electoral bonds and what were the issues of contention over here, why the public interest litigations were filed against it. So we'll look into all those aspects, and we'll also look deeper into what Supreme Court spoke about the electoral bond schemes in its judgment. तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है. बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर प्रॉमिसरी नोट्स और बियरर बॉन्ड्स, whatever name you call it, and that can be purchased by individuals or corporates in India. So जो कंपनीज हैं इंडिया में या जो हम इंडिविजुअल्स हैं, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज कर सकते थे. और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, दे आर इशूड फॉर कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज. तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आप उनको फंड कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो you could have bought this electoral bonds, and this was specifically issued by State Bank of India. तो जो State Bank of India है, SBI है, वो electoral bonds issue करती थी in the multiple denominations. 1000 के bonds थे, 10,000 के bonds, 1 lakh denomination, 10 lakh and up 1 crore as well. ये जो फंड्स थे, the one through which one could have bought the electoral bonds, ये 100% टैक्स एग्जेम्प्ट थे. ये जो अमाउंट था, ये पूरा टैक्स एग्जेम्प्टेड था. और जो आइडेंटिटी थी, जो पर्सन या कंपनी जो भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करते थे, उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाता था, उनकी आइडेंटिटी को कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रखा जाता था, उनको डिस्क्लोज नहीं करते थे. और यही एक मुद्दा था. दिस वाज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि यहाँ पे जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसका वायोलेशन हो रहा है. आर्टिकल 19 में जो राइट टू इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, उसका वायोलेशन हो रहा है. अब who could have purchased the electoral bonds? Anybody who had a KYC compliant account, the company or the individual could have bought the electoral bonds. जो पैसा था, एक बार पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, आपने ये बॉन्ड्स परचेज कर लिए, तो द पॉलिटिकल पार्टीज टू विच द फंड्स वर गिवन, they could encash those funds within a specified time frame. कोई भी लिमिट नहीं था, कोई भी बॉन्ड को लेकर के लिमिट नहीं था. वन कैन परचेज एनी अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स बेसिकली, बट सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज ही फंड्स रिसीव कर सकती थी. अब ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज वो होंगी जो रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 29A ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, and the party must have secured not less than 1% vote in Lok Sabha or the state assembly election, the previous one basically. तो जो पहले इमीडिएट पहले जो लोकसभा इलेक्शन या स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए होंगे, उसमें उस पार्टी को पहली बात उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, और उनको 1% से कम वोट ना मिले हों. तो दोज पार्टीज कुड ओनली यूटिलाइज द फंड, कुड गेट दोज फंड्स एक्चुअली. जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था, उसकी फर्स्ट अनाउंसमेंट जो हुई थी वो 2017 में हुई थी बाय द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली, बट इट वाज नोटिफाइड इन जनवरी 2018 थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स. तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़े थे अपने लॉज में. फॉर एग्जांपल फाइनेंस एक्ट में चेंज हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करना पड़ा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA जो है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा, और RBI एक्ट में भी अमेंडमेंट करना पड़ा. तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थी, ये 2018 से अवेलेबल थे. इनके अगेंस्ट काफी सारे पिटिशंस फाइल्ड हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग शुरू की थी लास्ट ईयर 31 अक्टूबर को शुरू की थी. बेसिकली जो PIL में जो इश्यूज हाईलाइट किए गए थे, जो कंटेंशन था, वो ये था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं और इसमें जो सिक्रेसी मेंटेन की जा रही है, इट वायलेट्स द राइट टू इंफॉर्मेशन, एंड इट आल्सो ओपन्स डोर टू शेल कंपनीज एंड प्रमोट्स करप्शन एट द सेम टाइम. सो ये जो PILs फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनमें ये चीजों को हाईलाइट किया गया था, ये इश्यूज थे.
और फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करके जो वर्डिक्ट रिजर्व रखा हुआ था उसके ऊपर आज फाइनल जजमेंट अनाउंस कर दिया। एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस इंटायर स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये यूनानिमस वर्डिक्ट था। सो जो 5 जज बेंच था विच वाज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इट सेड कि ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वायलेट करता है राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a. And at the same time, the Supreme Court also directed the State Bank of India, SBI, not to issue any more electoral bonds. इसका मतलब यह है कि आफ्टर दिस वर्डिक्ट जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, दैट सीज, अब इसको इशू नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम फंडिंग पिछले कुछ सालों में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को गई है, और ऑपोजिशन ने भी इस इशू को हाईलाइट किया था। ये जो करप्शन की बात थी अकॉर्डिंग टू देम, या शेल कंपनीज वाला इशू था, या ये जो वायलेशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया राइट टू इंफॉर्मेशन का, ये इन मुद्दों को कोर्ट में उठाया गया था। सो फाइनली it has been declared unconstitutional and it will be no further available. Electoral bonds available नहीं होंगे, तो you cannot purchase, or companies cannot purchase electoral bonds with immediate effect. Stay tuned for such informative videos. Don't forget to subscribe and press the bell icon to receive notification about the videos.